क्या पुलिस रिफॉर्म्स के रूल्स सिर्फ कागजों पर ही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। क्या दिल्ली पुलिस भी प्रकाश सिंह केस के गाइडलाइंस के दायरे में आती है? वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच काडर विवाद फिर से सुर्खियों में है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिलाषा बिष्ट को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने का आदेश मिला, लेकिन इस ट्रांसफर के पीछे की असली कहानी क्या है? नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को इनफ्रुक्चुअस यानी निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया है, लेकिन इस फैसले में एक बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या प्रकाश सिंह केस में दिए गए पुलिस रिफॉर्म्स की गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर लागू होती हैं? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सीपीआईएल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका 2021 में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ थी। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में प्रकाश सिंह मामले में तय किए गए नियमों को वायलेट करती है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट यह था कि प्रकाश सिंह गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी स्टेट के डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अपॉइंटमेंट यूपीएससी द्वारा पैनल में शामिल 3 सीनियर ऑफिसर से की जानी चाहिए और उनकी कम से कम 6 महीने की सर्विस बाकी होनी चाहिए। लेकिन अस्थाना की नियुक्ति उनके रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले की गई थी और वे यूपीएससी पैनल का हिस्सा भी नहीं थे। हालांकि इस मामले में 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रकाश सिंह गाइडलाइंस सिर्फ स्टेट्स के डीजीपीस पर लागू होती हैं, ना कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तो मान लिया है कि अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाने का अब कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि वे 2022 में रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इस जरूरी सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या प्रकाश सिंह केस की गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस की टॉप पोस्ट पर भी लागू होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई मामला आता है तो कोर्ट इस सवाल पर विचार कर सकती है। अब बात करते हैं कि ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आखिर क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। प्रकाश सिंह जो उत्तर प्रदेश और असम के डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी। इसमें उन्होंने भारत में पुलिस सिस्टम में सुधार की मांग की थी। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि पुलिस पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत बढ़ गया था। ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स में भारी भ्रष्टाचार था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हिस्टोरिक जजमेंट दिया और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कई जरूरी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया। डीजीपी को यूपीएससी पैनल से चुना जाएगा और उसके पास कम से कम 6 महीने की सर्विस बाकी होनी चाहिए। डीजीपी का टेन्योर एक बार अपॉइंट होने के बाद कम से कम 2 साल का होगा, भले ही उनकी रिटायरमेंट की तारीख बीच में आ जाए। पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर और पोस्टिंग ये काम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड या पीईबी करेगा, जिससे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम होगा। स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एसपीसीए आम नागरिकों को पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अवेलेबल होगी। स्टेट्स में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन या एसएससी स्टैब्लिश होगा, जिससे राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर एक इंडिपेंडेंट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा जांच और लॉ एंड ऑर्डर को अलग किया जाए, जिससे पुलिस सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सही तरीके से फॉलो हुई। हकीकत यह है कि 2020 तक कोई भी राज्य पूरी तरह से इन निर्देशों का पालन नहीं कर सका था। 18 स्टेट्स ने अपनी पुलिस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए, लेकिन किसी ने भी पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी जैसे बड़े राज्यों ने सुधार लागू करने में सबसे ज्यादा कोताही बरती।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इन रिफॉर्म्स को सबसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया और 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन सुनी। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्तियों में कोई सुधार होगा? क्या आगे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह की नियुक्तियों को अफेक्ट करेगा? जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा कि कभी कभी नियमों से हट कर लिए गए फैसले भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट सही मायनों में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है या सिर्फ एक लॉजिक है जिससे नियमों को दरकिनार किया जाता है? इस मामले ने एक बार फिर से बहस को तेज कर दिया है कि क्या प्रकाश सिंह केस में दिए गए गाइडलाइंस को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता ने प्रकाश सिंह का एक खास इंटरव्यू किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। हैदराबाद के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने 1994 बैच की सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिलाषा बिष्ट की पिटीशन को खारिज करते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश काडर ज्वाइन करने का आदेश दिया है। इस याचिका में अभिलाषा बिष्ट ने इंटरिम रिलीफ की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टिव को अपहोल्ड किया है। अभिलाषा बिष्ट पहले वेस्ट बंगाल काडर की अधिकारी थी, पर 1997 में उनका काडर आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो गया था जब उनकी शादी एक आंध्र प्रदेश काडर के ऑफिसर से हुई। 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद उनके सीनियरिटी स्टेटस में बदलाव आया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल की थी। एमएचए ने बिष्ट के साथ अंजनी कुमार और अभिषेक मोहंती जैसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को भी आंध्र प्रदेश काडर में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। तेलंगाना सरकार को उन्हें रिलीव करने के लिए कहा गया था। ट्रिब्यूनल का कहना है कि आंध्र प्रदेश को भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत है और बिष्ट को आदेश का पालन करना होगा। अभिलाषा बिष्ट ने तर्क दिया कि तेलंगाना काडर में उनकी जगह होनी चाहिए थी, पर ट्रिब्यूनल ने अभी इस मामले पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। मार्च में इस केस की फाइनल हियरिंग होगी, जिसमें उनकी सीनियरिटी और काडर एलोकेशन नॉर्म्स पर विचार किया जा सकता है। ये सिर्फ एक अधिकारी की बात नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टमिक इशू का हिस्सा है जो 2014 से चल रहा है, जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ और तेलंगाना का एक नए राज्य के तौर पर जन्म हुआ। ये बदलाव आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत हुआ। तब से ही दोनों राज्यों के बीच रिसोर्स एलोकेशन को लेकर कश्मकश चल रही है, जिसमें से एक बड़ा डिस्प्यूट है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का काडर एलोकेशन। बाइफर्केशन के बाद प्रत्यूष सिन्हा कमेटी का गठन किया गया था, जिसका काम आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या आईएफएस ऑफिसर्स का फेयर एलोकेशन करना था। कमिटी ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जैसे ऑफिसर्स का काडर स्ट्रेंथ मेंटेन हो, डोमिसाइल स्टेटस का ध्यान रखा जाए, डायरेक्ट रिक्रूट्स और प्रमोटी ऑफिसर्स का बैलेंस हो, रिजर्व्ड कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान दिया जाए। इस प्रक्रिया में कई ऑफिसर्स अपनी एलोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे और यही लीगल बैटल्स का एक बड़ा कारण बना। कई ऑफिसर्स ने कैट और हाई कोर्ट में पिटिशंस दाखिल की, ये कहकर कि उनका एलोकेशन रूल्स के अनुसार नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ एलोकेशन को दोबारा देखने को कहा। इसी वजह से 2024 में खांडेकर कमेटी बनी, जो केसेस को इंडिविजुअली एग्जामिन कर रही है। एमएचए ने ऑफिसर्स को उनके एलोकेटेड काडर्स ज्वाइन करने का सख्त आदेश दिया है, जो कि अभिलाषा बिष्ट के केस में भी देखा गया। जब एक स्टेट का बाइफर्केशन होता है तो सिर्फ जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज भी उठती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का केस एक ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल है। काडर एलोकेशन जैसे इशू का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, जिसमें ऑफिसर्स की ग्रीवेंसेस का प्रॉपर रेजोल्यूशन हो और बाइफर्केशन के बाद दोनों स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स स्मूथली फंक्शन करें। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब देखते हैं इस हफ्ते के मेजर ट्रांसफर्स। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लागू होने के बाद राज्य सरकार ने 9 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और 5 आईएएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के तबादले के आदेश जारी किए। शिवानंद सुर्वे, जो कि 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको सेनापति से थौबल जिले के एसपी पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही अनुराग वाजपेयी, जो कि 1994 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, उनको प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के साथ ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज दिया गया है।
इसके अलावा न्योरिम प्रवीण जो कि 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर के साथ एजुकेशन स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 7 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया। राजेंद्र निम्बलकर जो कि 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्हें सारथी पुणे का एमडी नियुक्त किया गया है। संजय यादव जो कि 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको समग्र शिक्षा अभियान मुंबई का स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया है। वीरेंद्र कुमार शर्मा आईएएस 2009 बैच के, उनको डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज बनाया गया है। सुरभि मलिक जो कि 2012 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स तथा एमडी पीएसआईईसी नियुक्त किया गया है। क्या ब्यूरोक्रेसी में नियमों की अहमियत अब भी बरकरार है या फैसले हालात के हिसाब से लिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर केस खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस सुधारों के वाइडर एप्लीकेशन पर सवाल उठाए बिना आगे बढ़ गई। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच काडर विवाद ये दिखाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में पोस्टिंग और ट्रांसफर महज प्रशासनिक फैसले नहीं बल्कि गहरी राजनीति से जुड़े होते हैं। क्या इन मुद्दों पर कोई परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताएं। इस हफ्ते के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।